हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से एक बार। वॉल्यूम इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं केस 3 पे बेस्ड सेकंड एग्जांपल। इसके पहले हमने वॉल्यूम इंटीग्रल का केस 1 डिस्कस किया, केस 2 डिस्कस किया, केस 3 में भी एक एग्जांपल लिया। देखा हमने अलग अलग प्रकार से कि कैसे केस 1 में कांस्टेंट लिमिट के लिए हम ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं। केस 2 में हमने देखा कि कैसे हम ट्रिपल इंटीग्रेशंस को एवेल्युएट करते हैं जब हमको इंटीग्रल की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में गिवन होती थी। केस 3 में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करते हैं जब हमको जो वॉल्यूम या रीजन गिवन है वो किन्हीं डिफरेंट कारणों से बाउंडेड है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। पुराने सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको सारी लिंक जो है वो प्रोवाइड की है, पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है। अभी तक के जितने भी वीडियोस बने हैं सभी की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। लेते हैं आज का हम फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2, केस नंबर 3। Evaluate the triple integration v z y square dz dy dx where v is the region bounded between the xy plane and the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1। बात करते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया है। देखिए, हर बार हम एक ही बात डिस्कस करते हैं कि जब भी डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल के एवेल्युएशन की बात आती है, जब आपका जो रीजन है बाउंडेड रीजन में जब हमको डबल या ट्रिपल इंटीग्रल एवेल्युएट करना होता है तो सबसे हमारा जो मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाए। यदि लिमिट का कंसेप्ट हमको क्लियर है तो डबल या ट्रिपल इंटीग्रल एवेल्युएट करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन में बाउंडेड रीजन में हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम z की लिमिट को फाइंड आउट कर लें। जैसे 3 इंटीग्रेशन में से हम z की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो हमारा एक इंटीग्रल तो एवेल्युएट हो जाएगा z की लिमिट से। अब बचा अपने पास डबल इंटीग्रल, और डबल इंटीग्रेशन जो है हमेशा हमको एक सरफेस के अलोंग मिलता है। उस सरफेस के लिए हम बड़े आसानी से इंटीग्रेशन की लिमिट जो एक्स वाई के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि आपका जो बाउंडेड रीजन है वो कैसा है, एक तो एक्स वाई प्लेन है और एक स्फेयर है। तो एक्स वाई प्लेन और स्फेयर से बाउंडेड। अब स्फेयर की यदि बात की जाए तो एक गोला होता है, ठोस गोला है ना, सॉलिड होता है पूरा। अब स्फेयर की बात की जाए तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब कुछ देखने को मिलता है हमको। और वो स्फेयर जो है वो हमारा एक्स वाई जेड प्लेन पे होता है। अब एक्स वाई जेड प्लेन की यदि बात की जाए तो एक्स वाई जेड प्लेन में से एक्स वाई प्लेन और उस पूरे स्फेयर का जो कॉमन रीजन है वो हमारा बाउंडेड रीजन है, और उस बाउंडेड रीजन में इस ट्रिपल इंटीग्रल को हमको एवेल्युएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से जानते हैं कि स्फेयर का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो गिवन इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब यहां से भी आप z का वैल्यू निकालते हो तो देखो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या मिल जाएगा हमको, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो z का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आती है कि प्लस माइनस मतलब देखा जाए तो z की लिमिट कहां से कहां तक है, नेगेटिव ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है कि जो बाउंडेड रीजन है वो एक्स वाई प्लेन और स्फेयर का है। अब एक्स वाई प्लेन और स्फेयर का तो हम अच्छे से जानते हैं कि उस पूरे एक्स वाई प्लेन पे z का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। मतलब जो भी आप ठोस एक सॉलिड जो स्फेयर बनाते हैं उस स्फेयर को यदि आप एक्स वाई जेड प्लेन पे लेते हैं तो हम अच्छे से ये बात समझते हैं कि एक्स वाई प्लेन जो है हमारा, एक्स वाई प्लेन पे पूरा जो z होता है, मान लो ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ और ये z एक्सिस हुआ, तो एक्स वाई प्लेन पे z का जो वैल्यू है ये हमारा एक्स वाई प्लेन हुआ, ये x और ये y। अब पूरे एक्स वाई पे z 0 हो जाएगा, तो z 0 से लेके कहां तक जाएगा, जो भी z एक्सिस के पैरेलल आप स्ट्रिप लेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन पे z तो हुआ 0, मतलब मिनिमम आपका एक्स वाई प्लेन से बाउंडेड रीजन स्टार्ट हुआ, मतलब z जो है 0 से ही स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, उस स्फीयर की अपर सरफेस तक जाएगा। और स्फीयर की अपर सरफेस का मतलब है उस पूरे स्फीयर का जो इक्वेशन है, और स्फीयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, z का वैल्यू। तो z का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब यहां से ये तो तय हो गया बाउंडेड रीजन में कि जो हमको z का लिमिट है वो कहां से कहां तक जाएगा, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, यदि z की लिमिट को हम ट्रिपल इंटीग्रल में रखें तो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल भी
जेड वाई स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द सर्फेसेस, और यहां पे आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल अपना, जिसके लिए हमने लिमिट निकाल ली है, z इज इक्वल टू 0 टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन z वाई स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है पहले इंटीग्रेट होगा z के रेस्पेक्ट में, एंड देन y एंड देन x। तो देखिए हमने वॉल्यूम इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल को कैसा कन्वर्ट किया, z का लिमिट रखा और बचा हुआ जो है xy प्लेन का सरफेस। अब यहां पे हम डबल इंटीग्रल को तो एज इट इज रहने दें, अभी xy की लिमिट हम बाद में निकालेंगे, उसके दो तरीके हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी वो। अब देखिए यहां पे यदि हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो y स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर को तो हम सबसे पहले बाहर कर दें। अब z का इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में यदि हम करेंगे तो इट विल बी z स्क्वायर बाय 2, और z जो है वो 0 से लेके कहां तक चला, स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, एंड देन dy dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर हम xy प्लेन पे आते हैं। ये s y स्क्वायर तो एज इट इज बाय 2 कांस्टेंट होने की वजह से हम इसको डिनोमिनेटर को बाहर कर सकते हैं पूरे इंटीग्रेशन से। अब यहां z के प्लेस पे हम क्या रखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट रखेंगे स्क्वायर होगा तो आपको कुल मिला के मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन dy dx, क्योंकि लोअर लिमिट के लिए z पे आप 0 रखेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन जो है आपका 0 ही होना है। तो इस प्रकार से हमने z के लिए तो सिंप्लीफाई किया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे 3 वेरिएबल थे उसमें से हमारा 2 वेरिएबल बचा, इंटीग्रल ट्रिपल था अब डबल बचा। अब ये जो सरफेस है ना s, इसके लिए हम xy की लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो क्या होता है कि जो हमारा 3 डायमेंशनल हम कहें स्फेयर था, स्फेयर कैसा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमने जेड एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लिया, हमने जेड का लिमिट निकाला एक्स वाई प्लेन से लेके स्फेयर की अपर सरफेस तक, जो कि 0 से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। अब हम देख रहे हैं कि हमने पूरी कैलकुलेशन को शिफ्ट कर दिया है ओनली एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि जेड का काम हो चुका है। अब हम आ गए एक्स वाई प्लेन पे, और यदि किसी स्फेयर का प्रोजेक्शन हम एक्स वाई प्लेन पे देखेंगे तो एक स्फेयर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे हमको क्या देखने को मिलेगा, एक सर्कल देखने को मिलेगा। मतलब यदि हम बात करें कि एक्स वाई प्लेन पे ये जो स्फेयर है इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड का रोल हो गया खत्म। अब यहां जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक सर्कल बना है। अब हमारे पास यहां 2 चॉइस होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए काम करते हैं, जब भी हमको स्फेयर का केस गिवन होता है 2 डायमेंशनल या एक्स वाई प्लेन पे जब हम आते हैं, हमें यदि एक सर्कल का इक्वेशन मिलता है तो हमेशा हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करेंगे। आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। यदि नहीं इच्छा है पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जाने की तो कोई एतराज नहीं है, आप बिना पोलर कोऑर्डिनेट के भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके आज आपको सिखाए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट को यदि हम यूज करते हैं तो देखिए इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन क्या होता है। एक बात ध्यान रखना है कि जब भी एक स्फेयर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे या किसी भी कर्व का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे यदि एक सर्कल बनता है तो हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट्स को ही हम यूज करें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को आर कॉस थीटा मानते हैं। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, कई बार बता चुके हैं। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। थीटा की जो लिमिट होती है यहाँ फिक्स होती है 0 से लेके 2 पाई तक, और r की जो लिमिट है वो होगी 0 से लेके रेडियस तक, और यहाँ सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 1 है। तो 0 से लेके 1 तक ये होता है पूरा का पूरा जो है पोलर फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन। अब यदि जब भी हम ट्रिपल इंटीग्रल में सर्कल पे आएंगे, किसी भी कर्व का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे सर्कल हुआ मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करना है, हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है। अब यदि इन तमाम वैल्यूज को हम यहाँ रखें तो उससे पहले एक चीज और हम देखें। देखिए यहाँ क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें यदि हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। अब
यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यदि x में हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यदि हम ऐड करें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर का वैल्यू है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी प्लेस पे हम डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि शिफ्टिंग द कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर फॉर्म सो दैट पुट x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, dx dy will be r dr d theta, where theta approaches to 0 to 2 pi and r tends to 0 to 1. So if you put all these values in the given integration, the integration will be theta is equal to 0 to 2 pi, r is equal to 0 to 1. अब देखिए y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हम लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, हमने अभी देखा, और इंटू डीवाई डीएक्स। अब डीवाई डीएक्स कहें या डीएक्स डीवाई कहें, इट विल बी आर डी आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा आर डी आर डी थीटा। अब हमको एक ऐसा इंटीग्रेशन मिला है जो आर और थीटा की टर्म में है एक्स वाई की बजाय। अब देखो काम यहाँ पे बहुत आसान हो रहा है, ये 1/2 हमने लिखा, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई लिखा। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन हम करें आर के रेस्पेक्ट में। अब आर के रेस्पेक्ट में यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो हम थीटा को जो है वो कांस्टेंट मानेंगे, तो केवल आर की टर्म्स को लिखे। थीटा क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम पूरे इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो अंदर आर का जो टर्म हमारे पास बचा वो क्या बचा, आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, और साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम इस इंटीग्रेशन से बाहर करके डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, आर के रेस्पेक्ट में थीटा को कांस्टेंट माना, साइन स्क्वायर थीटा को हमने आउट किया, थीटा के साथ लेंगे इसको, आर स्क्वायर यहां था, आर यहां था, तो आर स्क्वायर आर, इसको हम डायरेक्टली आर क्यूब भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिख देते हैं यहीं पे, तो आर स्क्वायर इंटू आर मिलके हुआ ये आर क्यूब और इंटू डी आर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, आर इज इक्वल टू 0 to 1, आर क्यूब इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करें तो आर क्यूब इंटू 1 तो हो जाएगा हमारा आर क्यूब, और माइनस आर क्यूब इंटू आर टू दी पावर 4, ये हो जाएगा आर टू दी पावर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर मतलब आर टू दी पावर 5, और इंटू डी आर, बाहर हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे आर के लिए हम सॉल्व करें तो आर क्यूब का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, आर टू दी पावर 4/4 माइनस आर टू दी पावर 5 का आएगा आर टू दी पावर 6/6, और आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 to 1, एंड बाहर हमारे पास अवेलेबल है साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इस प्रकार अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें तो आर का जो है काम हो चुका होगा, बचेगा अपने पास थीटा, फिर थीटा के लिए काम करेंगे। अभी हम यहाँ लिमिट ले लें तो 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। यहां हमारे पास देखिए लिमिट में क्या बचा, आर की प्लेस पे 1 लेंगे तो 1/4 माइनस 1/6, इट विल बी 1/4 माइनस 1/6। लोअर लिमिट में यदि हम आर की प्लेस पे 0 लेंगे तो इट विल बी 0, और बाहर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 माइनस 4 इट विल बी 2, और 2/24 मतलब 1/12, तो ये आया अपने पास 1/12। ठीक है, 6 माइनस 4 हुआ 2 और 6 4 24, तो 2/24 मीन्स 1/12, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, चूंकि 1/12 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से आउट करें तो ये हो जाएगा 1/24 थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
अब 12th में इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम बहुत अच्छे से सीख के आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा हो तो कॉस के लिए हम हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 को राइट साइड शिफ्ट करें तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पे रखना है। तो हो जाएगा 1 बाय 24 थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हमने लिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और इंटू डी थीटा। क्लियर। तो अब देखिए ये बाय 2 फिर कांस्टेंट हुआ, इसको फिर बाहर निकाले तो अपने को क्या मिल जाएगा 1 बाय 48। ठीक है। अब यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के लिए तो आया थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा बाय 2। 1 बाय 2 को बाहर किया हमने तो हमें क्या मिला यहाँ 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2। और थीटा कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ 0 से लेके 2 पाई तक। अब वी जस्ट हैव टू पुट द लिमिट्स। तो 1 बाय 48 देखिए थीटा की जगह हम क्या रख दें 2 पाई रखे तो ये हुआ 2 पाई और माइनस sin 2 थीटा में थीटा की प्लेस पे 2 पाई रखेंगे तो 2 टू द 4 पाई तो ये हो जाएगा sin 4 पाई बाय 2। अब लोअर लिमिट की यदि बात करें तो थीटा 0, यहाँ साइन 2 थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 हमेशा 0 होता है तो रखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया अपने पास साइन 4 पाई। अब साइन 4 पाई हम जानते हैं कि साइन n पाई जो है वो n की हर वैल्यू के लिए क्या होता है 0 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इज ऑलवेज 0। तो साइन 4 पाई हो जाएगा 0 बाय 2 इज विल बी 0। तो 2 पाई माइनस 0 का जो वैल्यू है 2 पाई होगा। तो आंसर आएगा हमारा 1 बाय 48 इंटू 2 पाई। सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा पाई बाय 24। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखो कितनी आसानी से एक इंटीग्रेशन पहले z के लिए लिमिट निकाला, उस z की लिमिट के बाद हमने जो सरफेस है XY प्लेन पे प्रोजेक्शन कंसीडर किया दिए गए स्फीयर का, पोलर में हमने शिफ्ट किया, पोलर के माध्यम से कैलकुलेशन जो है वो काफी आसान हो गई हमारी। अब मैंने कहा था कि एक और तरीका हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे मान लो हमें पोलर में शिफ्ट नहीं करना होता तो हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीका आपको बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। यही हम समझ लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे हमसे कहा जाता कि ये जो डबल इंटीग्रेशन है इस स्टेप की बात हो रही है ना, कि ये जो स्टेप था हमारे पास यदि हम बिफोर पोलर कि हम क्या करते, मान लो हम पोलर में शिफ्ट नहीं करते तो हमारे पास क्या होता, यहाँ पे जो सर्कल है, अब देखिए एक्स और वाई की बात करेंगे तो ये तो क्लियर है यहाँ पे कि जो स्फीयर है उसका एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल का इक्वेशन जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि यहां से हम वाई स्क्वायर का वैल्यू या वाई का वैल्यू निकालते तो वाई का वैल्यू क्या हो जाता, प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का जो उस कंप्लीट सर्कल के लिए बाउंडेशन था वो कहां था, सर्कल के निचले पार्ट से ऊपरी पार्ट था। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई का जो लिमिट होता है यहाँ क्या होता, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो यहां पे हम लिख सकते थे कि जो y का लिमिट होता वो होता माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की यदि बात की जाती तो x एक्सिस पे हम y को 0 मानते तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता 1, मतलब x की जो लिमिट होती वो होती प्लस माइनस 1, मतलब x जो है वो माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक पूरा का पूरा चलता। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x का लिमिट ले लेंगे माइनस 1 से 1, y का लिमिट ले लेंगे माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो इंटीग्रेशन था कुल मिला के इस इंटीग्रेशन को हम ऐसा लिख सकते थे 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस 1 to 1, y इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड यहां हमारे पास था y स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एंड देन dy dx। मतलब इस इंटीग्रेशन को यदि हम पोलर पे नहीं ले आते तो सेम कार्टेशियन पे हमको यहां से इस प्रकार से देखने को मिल जाता। अब यहां पे आपको क्या करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को अंदर हर एक टर्म पे आप मल्टीप्लाई करते, एक्स को कांस्टेंट मानते हुए वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, वाई की अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते, फिर आपका जो इंटीग्रेशन वैल्यू था वो एक्स की टर्म में निकल आता, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, -1 से 1 तक लेके जाते, तो ओवरऑल आपका वैल्यू π/24 ही आता। ठीक है, अब एक काम और किया जा सकता है, देखो डेफिनेट इंटीग्रल को तो जितना सिंप्लीफाई कर सके ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसकी कितनी प्रॉपर्टीज पता होती है। अब इसी इंटीग्रेशन में एक काम और किया जा सकता है कि हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इंटीग्रल -a to a fx dx को हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ 0 to a fx dx। पर ये कब पॉसिबल है, जब ये जो फंक्शन fx है कैसा हो, इवन हो। अब यहां पे यदि फंक्शन आपका ऑड होता तो इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाता, 0 होता, बट चूंकि फंक्शन fx यदि इवन है तो -a से a को आप 2 टाइम 0 to a लिख सकते हैं। अब यहां देखो फंक्शन इवन है या ऑड है, अब ये फंक्शन कैसा भी है, यहां पे देखो x की पावर इवन, y की पावर इवन, यहां पे y की पावर 2, मतलब y को -y करने पे नेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है। अब यदि ये इवन है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और y की जो लिमिट है वो 0 से लेके √1 - x स्क्वायर कर सकते हो, ताकि y की लिमिट भी आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाए, 2 बार आपको √1 - x स्क्वायर लिखने की जरूरत ना पड़े। तो आप 0 to √1 - x स्क्वायर कर सकते हो यदि 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां जो फंक्शन का नेचर हमको देखने को मिल रहा है वो इवन टाइप का है। अब यदि ये कंसेप्ट हम ले इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो भी हमारा काम जो है वो बन जाता है। बट मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि किसी भी कर्व का प्रोजेक्शन जो है XY प्लेन पे यदि एक सर्कल बनता है तो हम हमेशा अपनी कैलकुलेशन को पोलर पर शिफ्ट करें, काम बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपका फिक्स रहता है, आपको बस ये वैल्यूज रखना है और बड़ी आसानी से आंसर मिल जाता है। उम्मीद करूंगा आपको आज का पूरा ये जो सेशन है समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको सेशन समझ में आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप तक हम टाइमली पहुंचाते रहें। एक बात और इम्पोर्टेंट जो हर बार हम कहते हैं कि यदि आपको कुछ भी इसमें पुराना वीडियो देखना हो, टॉपिक देखना हो, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो वहां से पूरी प्लेलिस्ट में जाके हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि आप कोई सजेशंस देना चाहें तो आप हमें सजेशंस भी अपने दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी उसमें है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।